देखिए, युवा चेहरा है हर्ष जी। सबसे पहले तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत एक बार फिर से किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत व्यस्त समय है लेकिन हमारे लिए समय निकाला। पहला और सीधा सवाल, 2012 आपने लड़ा, 2017 आपने लड़ा, इस बार आप लड़ाई कर रहे हैं, फिर से चुनावी मैदान में हैं। नॉमिनेशन की जब बात आई तो बिना लाव लश्कर बेहद साधारण तरीके से आप नॉमिनेशन बने गए। क्या थॉट था इसके पीछे? देखिए, जिस प्रकार से मोरबी में एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बनी थी, कुछ ही दिन वो घटना को हुए थे। वो घटना स्थल पे मैं वहाँ पे ही मौजूद था और ख़ास तौर पे जिन परिवारजनों ने उनके स्वजनों को खोया था, उनके याद में और श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग ने ये नामांकन भरने का जो हमारा कार्यक्रम था, उसमें हमने सादगी बरताई थी। खास तौर पे फटाके, डीजे और ये सब चीज़ों को हमने प्रतिबंध रखा था, जिसके कारण कहीं ना कहीं मात्र मेरी विधानसभा में नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मैक्सिमम सभी जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने इसी प्रकार से अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। मोरबी की घटना पर बेहद दुखद घटना है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, इस पर हम बात करेंगे आगे। लेकिन आपके पास 9-10 मंत्रालय हैं, आप युवा हैं, इतने सारे मंत्रालय हैं आपके पास। इसी राज्य में शराब बंद है, राइट? शराब बंद है, लेकिन शराब की वजह से लोगों की मौत होती है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा सामाजिक दूषण है और सामाजिक दूषण के सामने हम हमेशा लड़ते हैं। गुजरात में भी जिस प्रकार से ये घटना जब बनी, उसके कुछ ही समय में हम लोग ने एक इंक्वायरी सेट की थी और वह इंक्वायरी के माध्यम से हमने इसके टॉप टू एंड तक हम लोग इसकी इंक्वायरी की है। और ख़ास तौर पे इस प्रकार की घटना ना बने, इसके लिए हम लोग ने एक सामाजिक इसका जो प्रयास है, वो भी हम लोग सरकार के जो कानून है उसके साथ साथ सामाजिक प्रयास भी हम लोग साथ में ही करते हैं। और सामाजिक प्रयास के माध्यम से इस प्रकार के जो गलत दूषणों में जिनकी आदतें पड़ी है, उनको छुड़वाने के लिए भी हम लोग की कोशिश बरकरार है। कहाँ कमी रह गई? देखिए, हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के समाज में सभी वर्गों के लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं से लैब्स ढूंढ के या रास्ता ढूंढ के इस प्रकार के इलीगल एक्टिविटीज़ में जुड़ जाते हैं। उनमें से लोगों को बाहर लाना पड़ता है और उसमें हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। और आज हम लोग को, गुजरात को, इसमें बहुत ही बड़ी सफलता भी प्राप्त हुई है। देश में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई अवैध दारू बेचने वाला देश छोड़ के भाग गया हो और उसे देश में वापस लेके आना और उसमें सफलता मिले। उसमें हम लोग अभी दुबई का जिक्र कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, एकदम उसका ही जिक्र कर रहा हूँ मैं। आप भी जानते हो, सोचिए आप दिल्ली से आ रहे हो फिर भी आप जानते हो, तो गुजरात के सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन चूक क्यों हो गई? जाने ही क्यों दिया कि पकड़ के लाने की जरूरत पड़ी है? देखिए, समाज में मैंने आपको बताया कि सभी वर्गों के लोग रहते हैं। किसी ने समाज में इस प्रकार का दूषण फैलाने की कोशिश की, हमने गंभीरता पूर्वक उसमें कदम उठाए हैं और हम उसको मात्र कानूनी तौर से नहीं लेकिन सामाजिक तौर से भी ये लड़ाई में नीचे तक जाते हैं और लोगों को इस प्रकार के दूषण में से बाहर लाते हैं। देखिए, आप लगातार कह रहे हैं कि हमने क्या कदम उठाए, क्या काम किया, चूक कहाँ हो गई। खैर, उस पर आप नहीं बात करेंगे या आप अपने काम गिनवा रहे हैं, जो कि राजनेता हमेशा करते हैं। शराब की हमने बात कर ली, ड्रग्स पे ज़रा आते हैं। आपके राज्य की मौजूदा स्थिति आपको पता है, लेकिन आप हर मंच पर जाकर ये कहते हैं कि पंजाब को ड्रग्स कैपिटल घोषित कर देना चाहिए। क्यों? मौजूदा हालत क्या? ड्रग्स पकड़ने वाला राज्य है ये। मेरे राज्य की बॉर्डर में ड्रग्स घुसने से पहले हम लोग उसको पकड़ते हैं। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो ये तो अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पंजाब की बात इसके लिए करता हूँ क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब से जुड़े हुए नेता आके गुजरात में मेरी गुजरात की धरती को बदनाम करने का प्रयत्न करते हैं। कहीं ना कहीं चुनावी सीजन थी, मैं समझ सकता हूँ कि चुनावी सीजन में उन लोग को इस प्रकार का और कोई विषय तो उनको गुजरात में मिलेंगे नहीं, तो अब उनको कौन से विषय पर राजनीति करने को मिली? तो उनको विषय मिला ड्रग्स जैसा विषय। ड्रग्स हमने बहुत ही साहस करके ड्रग्स को पकड़ा है। भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे गुजरात पुलिस, गुजरात एटीएस और केंद्रीय एजेंसीज गोलियों का सामना करके इस प्रकार के इतने बड़े पैमाने पे ड्रग्स पकड़े। तो इट इज़ एन अचीवमेंट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने लोगों तक पहुंचने से पहले पकड़ा है और गुजरात पुलिस ने ड्रग्स मात्र गुजरात बॉर्डर्स पे से ही नहीं पकड़ा है,
चाहे वो कोलकाता पोर्ट की बात हो, दिल्ली की बात हो, पंजाब की जेलों से चलता हुआ ये बड़ा षड्यंत्र, हमने पंजाब पुलिस को 3 दफ़ा कम से कम इसकी माहिती दी है कि आपकी ये जेल से इतना बड़ा रैकेट हर वक्त पाकिस्तान से मंगवाया जाता है। तो मेरा खास तौर पे बहुत ही मैं एक युवा होने के नाते कई बार मुझे बहुत दुख होता है कि ड्रग्स जैसे विषय पे राजनीति करते हैं, और उसके ऊपर ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पंजाब की जेलों से पाकिस्तान तक का नेटवर्क इतना लाइव कैसे चल सकता है। उसको चलाने के लिए कौन छूट दे रहा है, उसके पीछे कौन सहयोग कर रहा है, जबकि हमने तो पत्र पूरा डिटेल्स के साथ लिखा है और वही डिटेल्स हमने पकड़ी भी है, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। इनका जेलों से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ताल्लुकात है, ये मुझे लग रहा है। आप लोग कहते हैं कांग्रेस मुक्त करेंगे, गुजरात में कांग्रेस को हटा देंगे। 20 उनके नेता आपकी तरफ आए, आप लोगों ने उनको टिकट दिए, और यहाँ आपके जो नेता वो कमलम के बाहर चिल्लाते रह गए। तो कैसे मुक्त करेंगे? वहां से तो यहाँ लेते आ रहे हैं सबको। आप अगर आपका नजरिया थोड़ा सकारात्मक करोगे, मतलब पॉजिटिव वे से सोचोगे। नजरिया नहीं है, सवाल है वैसे। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, खास तौर पे अगर आप देखोगे तो कांग्रेस के कई नेता जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो सही तौर पे समाज के लिए काम करना चाहते हैं, आप देखिए 10 टर्म तक कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रह चुके मोहन सिंह राठवा जी, भारतीय जनता पार्टी की भारी लहर थी गुजरात भर में, तभी भी कभी मोहन सिंह राठवा को हरा नहीं सके हम। ऐसे मोहन सिंह राठवा जी को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। 10-10 टर्म, आप खाली सोचिए कि जिसने 50 साल तक विधायक के तौर पे कांग्रेस में काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस छोड़ना पड़े। इस प्रकार की परिस्थिति कांग्रेस में आ चुकी है। कांग्रेस कहीं ना कहीं टूट चुका है, कांग्रेस अपना परिवार संभाल नहीं पा रहा है, तभी ये सब लोग कहीं ना कहीं एक सही दिशा में गुजरात की सेवा करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और मुझे विश्वास है कि 2022 से 27 भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार गुजरात की जनता की सेवा में आगे बढ़ेंगे। खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी कमलम के दरवाजे की आप बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम लोग एक संयुक्त कुटुंब, मतलब एक जॉइंट फैमिली में रहने वाले सभी कार्यकर्ता है। खास तौर पे चुनाव में जब इस प्रकार के निर्णय जब लिए जाते हैं, तब अगर वो निर्णय मेरे लिए लिया जाएगा तो मुझे भी कहीं ना कहीं दुख होगा, लेकिन वो दुख जनता की सेवा में कहीं पे भी इफेक्ट नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि वो सभी लोग, आप देखिए अभी सभी लोग, कोई सौराष्ट्र में काम कर रहा है, कोई उत्तर गुजरात में काम कर रहा है, कोई दक्षिण गुजरात में काम कर रहा है, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गुजरात की जनता की सेवा के लिए आगे निकल चुके हैं। कांग्रेस को तो आपने कहा कि वो कहीं नहीं है आपके साथ चुनावी मैदान में, कहीं नहीं दिखाई देते। मैं उस प्रकार की बात कभी नहीं करता हूँ, कोई कहीं नहीं है इस प्रकार की बात मैंने कभी नहीं की। मैंने आपको ये बताया कि कांग्रेस अपने परिवार को संभाल नहीं पा रही है। कांग्रेस अपने परिवार को जब संभाल नहीं पा रही है, वो एक ही फैमिली पे डिपेंडेंट है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं जो लोग गुजरात की सेवा करना चाहते हैं, जो लोग सही तौर पे सामाजिक सेवा में जुड़े हुए हैं, उन लोग को कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। उधर केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं तो कृष्ण हूँ, कंस का विनाश करने आया हूँ यहाँ पर। देखिए, आप केजरीवाल जी को सीरियस लेते हो, इसके लिए मैं आपको पहले तो अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। देखिए, राजनेता है और वो बयान देंगे, हमारा काम सवाल करना है। हम हर कि आप तो बड़े तेज पत्रकार हो, आप तो बड़े तेज पत्रकार हो, मैं अक्सर आपको सुनता हूँ, तो मैं ये आशा रखता हूँ कि आप केजरीवाल जी को ये पूछना कि हर अलग अलग राज्य के चुनाव में आपके भगवान कैसे बदल जाते हैं। आपने देखा होगा उनके, वो जहाँ बैठते हैं उसके पीछे चुनाव, जिस राज्य में चुनाव होता है, ऐसे ही उनके महापुरुष के जो पीछे फोटो होते हैं वो भी बदल जाते हैं। आप लोग भी तो एक ही नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं ना, मोदी जी के नाम पर ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, मोदी जी हमारे नेता है, मोदी जी हमारे नेता है, तो हम उनका नाम नहीं लेंगे तो क्या किसी और का नाम लेंगे? मोदी जी हमारे नेता है तो जरूर उनका ही नाम लेंगे। एक बार नहीं, 1008 बार लेता हूं मैं दिन में नाम। पार्टियां लेती हैं, मैं नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं दिन में मोदी जी का नाम 1008 बार लेता हूं। और आपको पता है ना, 1008 बार मतलब सुकून की बात होती है। मात्र भारत, आप मेरी बात कर रहे हो, अब तो भारत की गली गलियों में मोदी मोदी के नारे लगते हैं। भारत छोड़िए, कभी कभी तो अमेरिका और लंदन में भी मोदी मोदी के नारे लगते हैं। तो मैं तो उनका कार्यकर्ता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा तो किसका लूंगा? जी के नाम पर आप लोग ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने भी तो आपको काम गिनवाने होंगे ना। जनता को आप बार बार ये कह रहे हैं, आप लोगों ने जो काम किया है। हमारे हर एक विधायक जमीन पे काम करते हैं। आपको मैं विनती करता हूँ, आप मेरी विधानसभा की कोई भी गलियों में जाइए,
आप जब अपने काम की बात कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि कोरोना का वो काल था, जो कोरोना काल में पहले दिन जब मैं बाहर निकला तब कई किलोमीटर तक गया, तब तक मुझे रास्ते में कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं दिखा था। पहले दिन से कोरोना ख़त्म नहीं हुआ तब तक कई ऐसे काम मेरे समाज के सभी लोगों के साथ मिलके, मेरे क्षेत्र के सभी लोगों के साथ मिलके लोगों की सेवा के लिए किया है। पहला ऐसा हॉस्पिटल जो कहीं ना कहीं कम्युनिटी हॉस्पिटल के तौर पे जाना जाता था, विद इन 72 आवर्स में हम लोग ने फुल्ली ऑक्सीजन सेवा के साथ 200 बेड की हॉस्पिटल विद इन 72 आवर्स में 100 लोगों के स्टाफ के साथ एक कम्युनिटी हॉल में चालू की थी, जिसमें 2800 से ज़्यादा लोगों की सेवा कोरोना के टाइम में हम लोग ने दोनों फेज के अंदर की थी। काम तो हमारे हर एक विधायक जितना बोलोगे उतना गिना सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हर एक पार्टी अपने लीडर्स के काम गिनाती है, अभी कांग्रेस की पार्टी किसका काम गिनाएगी आप मुझे बताइए? वो क्या राहुल गांधी का काम गिनाने जाएंगे? हमारे पास ऐसे नेता है जिन्होंने जमीन पे काम किया है, तो हम उनका काम गिनाएंगे ना, इसमें गलत क्या है? लेकिन महापुरुष के फोटो जिस प्रकार से हर राज्य के चुनाव में बदल जाते हैं, भगवान बदल जाते हैं, उनकी जन्म तारीख आप उनके जन्म एक आप ये नोट करके रखना कि उनका जन्म कब हुआ है, क्योंकि अभी ठीक एक आध साल में कर्नाटका का चुनाव आने वाला है, उनका जन्म वापस बदल जाएगा। आप देखना, मैं पक्का बोल के रख रहा हूँ, आप अभी से लिख लेना। हर्ष जी, आपने अस्पताल का जिक्र किया। मोरबी में जो घटना हुई उसके बाद हम देख रहे थे लगातार प्रधानमंत्री आपके संपर्क में थे और एक एक बात का ब्यौरा, एक एक डिटेल आपको दे रहे थे। खुद मौके पर भी वो आए, लेकिन उनके पहले आने के अस्पताल की रंगाई पुताई। देखिए, आपने आम आदमी पार्टी द्वारा वायरल किया गया हुआ एक छोटा सा वीडियो देखा। रंगाई पुताई नहीं हुई थी? आपसे सीधा सवाल है। मैं आपको एकदम सिंगल सा ही जवाब दूंगा, लेकिन आपको पूरा सवाल मैं बिल्कुल सुनूंगी, लेकिन सवाल आपने एक आप लाइन ये में आरोप दिया लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी द्वारा वीडियो वायरल किया गया। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील सवाल है और मैं इसमें राजनीतिक जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि बहुत संवेदनशीलता के साथ मेरी इसका विनती है जवाब कि आप यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली मत जाना, आप पहले मोरबी जाना, मोरबी के लोगों को पूछना। वहाँ पे अभी भी दीवार में पेंट जो है ना, वो दीवार के 10% पार्ट पे 1 या 2 रोलर घुमे हुए दिखेंगे, उसके अलावा पूरी दीवार जैसी थी वैसी ही है। ये घटना कहीं ना कहीं भूल से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चालू की गई थी। जैसे ही ये वीडियो ध्यान में आया, तात्कालिक उसको बंद कर लेने में आया था। सबको पहले से ही पीएमओ के द्वारा और हम लोग के द्वारा सूचना थी कि किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस किसी को भी ना हो, उसी प्रकार से वहाँ पे व्यवस्था की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी से ये गलती हुई है, गलती को इस प्रकार से राजनीतिक रूप देना ये सही में बहुत ही दुखद बात है। आज भी वो दीवार वैसी ही है, 2 रोलर घुमे हुए हैं, उसके अलावा पूरी दीवार जैसी थी वैसी थी, आज भी वैसी है। और उसमें हमने बहुत ही गंभीरतापूर्वक मोरबी में जिस प्रकार की ये दुखद घटना हुई, और वो दुखद घटना के बाद मोदी जी और ये देश के यूएचएम अमित शाह जी दोनों जन सुबह 6 बजे तक एक एक व्यक्ति को ठीक से ट्रीटमेंट मिली नहीं मिली, एम्बुलेंस टाइम पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, फायर ब्रिगेड, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सभी लोगों को वहाँ पे पहुंचाया गया और उसके बाद उन लोग की कहीं ना कहीं उनके बचाव कार्य चालू हो गए। मोदी जी खुद घटनास्थल पे आए। घटनास्थल पे आते ही उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि पहला दर्दी हॉस्पिटल घटना बनने के कितने मिनट के बाद पहुंचा था। आप सोचिए, उसके बाद कि एक दर्दी पहुंचने के बाद दूसरे दर्दी, इतने सारे लोगों को जब हॉस्पिटल तक लाना था तो किसी भी प्रकार की एम्बुलेंस 108 किसी भी कमी पड़ी। एम्बुलेंस जब रास्ते से निकल रही है तो उसको कहीं पर रोकना पड़ा, कहीं पर लोग जाम हो गए, इस प्रकार की तकलीफ। हॉस्पिटल लाया गया तो उनको ट्रीटमेंट मिली या नहीं मिली, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कितनी मदद की। मोदी जी ने बहुत ही बारीकाई से एक एक विषय में बहुत ही गंभीरतापूर्वक प्रश्न पूछे थे और कई सजेशंस भी दिए थे। और ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसमें सही में सरकार ने हर एक मुमकिन प्रयास किए। विरोधी सवाल करते हैं कि कार्रवाई जहां होनी चाहिए थी वहां नहीं हुई। अब मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी तो आप कहेंगे एफआईआर उठा लीजिए। नहीं, मैं इसके लिए बोलूंगा क्योंकि आपने मेरा कल का आपने नहीं, आप यही कहेंगे कि आप पत्रकार हैं, मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ, मैं तो अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि आप एफआईआर उठाइए, एफआईआर को हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, इसको ठीक से पढ़िए और एफआईआर पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हमारी कोई गलती है तो मैं उस पर जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हम लोग ने एफआईआर में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि ये ब्रिज की जिसने मरम्मत की है, मतलब जिसने ये ब्रिज को कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का काम चल रहा था, वो मेंटेनेंस का काम किया वो एजेंसी,
जिसने सरकार के साथ पीपीपी माध्यम पे ये ब्रिज को चलाने के लिए जिम्मेदारी ली है वो एजेंसी से जुड़े हुए सभी लोग में हर एक व्यक्ति आ जाता है, तो उसमें मालिक बच नहीं जाता है। और उसके अलावा ये ब्रिज की दुर्घटना में जो लोग शामिल है वो सभी लोग, मतलब 360 डिग्री हमने ये एफआईआर की है। और इस पे हाई कोर्ट, कमेटी, पुलिस, सभी लोग अपनी अलग अलग तरीके से एकदम तपास चालू है और मुझे विश्वास है कि इसमें सभी परिवार को न्याय मिलेगा। मेरे भी घर में एक छोटी सी बेटी और छोटा सा बेटा है। मैं वहाँ पे इस स्थल पे पूरी रात वहाँ पे बैठा हुआ था। मैंने हर लोग को वहाँ से ले जाते हुए देखा है, मैंने खुद ने कई लोगों को उठाया है। मतलब ये चीज़ के लिए किसी को इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस इतना कह सकता हूँ आपको। दुखद घटना है। मोरबी से अब आपको लिए चलते हैं खेड़ा। खेड़ा में हमने देखा क्या हुआ नवरात्रि के दौरान, स्टोन पेल्टिंग और उसके बाद पब्लिक फ्लॉगिंग और उसके बाद आपका बयान। आपने मेरा पूरा बयान सुना था या आपने भी खाली एक ही लाइन सुनी थी? नहीं, आपके बयान पर ही ये सवाल पूछ रही हूँ कि आपका जो बयान है जिसके अलग अलग मायने निकल रहे हैं, आज इस मंच पर फिर से एक बार मौका दिया है हमने आपको। आप तो महिला हो और ख़ास तौर पे अगर आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि गुजरात और गरबा ये एक दिल दो जान है। गरबा हमारी पहचान है और मेरी गुजरात की बेटी रात को जब गरबा खेल रही हो उस पर कोई पत्थर मारे, और पत्थर मारने वाले के मानव अधिकार की बात जरूर से करेंगे लोग, लेकिन जो गुजरात की बेटियों ने पत्थर खाए थे उसके भी तो मानव अधिकार होते या नहीं? स्टोन पेल्टिंग हम सही नहीं ठहराते, हाँ। लेकिन क्या पब्लिक फ्लॉगिंग हुई आप जरा भी सही नहीं ठहराते? मैंने कभी नहीं कहा ये। आपने अगर मेरा बयान ठीक से सुना होता तो आप ये प्रश्न नहीं करते। मैंने मात्र ये कहा है कि जिसने स्टोन पेल्टिंग की है अगर उसके मानव अधिकार की आप बात करोगे तो आप इतना बड़ा कम से कम 12 तो राज्य में कोई नियम कानून नहीं? नहीं, नियम कानून तो होता ही है ना। नियम कानून का तो जवाब मिलेगा ही, उसमें आप छोड़ लीजिए बात। वो उनको जाके पूछना, वो आपको जवाब देंगे अच्छी तरह से। मेरे गुजरात की बेटियों पे कोई पत्थर मारने की हिम्मत नहीं करना चाहिए, ये बहुत क्लियर है। यहाँ पे गरबा 2-2 बजे तक लोग खेलते हैं, कहीं से भी आपने कोई घटना सुनी? यहाँ पे सभी समाज साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई खुद जानबूझ के इस प्रकार की घटना करेंगे। और उसके पीछे अचानक चुनाव के समय क्या है कि बहुत सारी मानवाधिकार संस्थाएं बन जाती है। 12 पन्नों के लेटर्स उन्होंने लिखे, गवर्नर को लिखे, यहाँ लिखा वहाँ लिखा, मुझे भी कई लोगों ने लिखा, मेरे पे कार्रवाई करने के लिए भी लिखा उन्होंने। लेकिन मेरा ये मानना है कि 12 पन्नों में उनको एक लाइन भी मेरी गुजरात की बेटियों के लिए लिखने को मन नहीं हुआ। क्या उनके मानवाधिकार की कोई बात ही नहीं करेंगे? आप मात्र माइनॉरिटी हो उसके लिए मानवाधिकार की बात, तो मेजोरिटी होना क्या कोई गुनाह है? ये कैसे कर सकते हैं? ऐसी बात कैसे हो सकती है? आप करिए ना, आप ये बताइए कि इस प्रकार के जो घटना हुई है उस पर पुलिस पे आप कदम उठाइए, वो बात आपकी हक है, आप बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इन लोग के मानव अधिकार का देखिए और जो जिन लोग ने पत्थर खाया उनका कुछ नहीं? भाई वो तो मेजोरिटी में, उनको कुछ नहीं, उनका तो चलता रहता है। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, कड़ा जवाब मिलेगा। अगर एक पत्थर मारने की भी भूल करेंगे तो उस पर हम कानूनी तौर से कड़े कदम उठाएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। आप कह रहे हैं कड़ा जवाब मिलेगा। बेट द्वारका ले चलते हैं आपको, वहां भी तो अवैध निर्माण आप लोगों ने तुड़वाए। नहीं, मतलब आपका क्या कहना है कि अवैध निर्माण नहीं खुलवाने चाहिए? नहीं, आपने कहा कि ये मजार नुमा, बिल्कुल नहीं, मजार नुमा जो चीज है उसको तोड़ने के पीछे की वजह। मैं तो बहुत खुश हो गया कि आज भगवान कृष्ण की धरती पे से जन्म लिए हुए लोग भी आज यहाँ पे आए, तो कुछ इसमें बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा काम किया। देखिए, बेट द्वारका भगवान कृष्ण की धरती है। देश के बहुत ही बड़े पैमाने में लोगों को बेट द्वारका से उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। सरकारी जमीन, लोगों के मंदिर आने जाने के रास्ते हैं, वो रास्ते पे या सरकारी जमीन पे आपका मन फाया तब आप अवैध मजार खड़ी कर लो, तो क्या ये ठीक है? सरकार की जिम्मेदारी है, वो काम हमने किया है। अब विपक्ष के लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने ये क्यों किया, अभी क्यों किया, तो क्या इसका कोई मुहूर्त लेने जाना पड़ेगा पंडित जी से कि पंडित जी अब ये मुहूर्त निकाले तब हम ये निकालेंगे? ये हमारी जिम्मेदारी, हमने किया है ये काम। इसमें बहुत कानूनी तौर से हमने ये सब काम किए। उसकी भी अगर आप सही तौर पे अगर ज़मीन पे जाके देखोगे, वहाँ जाके अगर पूछोगे
तो आपको ये पता चल जाएगा। ये तो बहुत बड़ा हर एक सरकार का ये जनरल कामगिरी है, शहरों में चलती है, कभी बेट द्वारका में जरूरत थी तो वहाँ किया। अच्छा, आप युवा नेता हैं, जिस तरह से गुजरात में मुख्यमंत्री बदलते जा रहे हैं और युवा चेहरा ऊपर की ओर जा रहा है, तो भविष्य में या वो एक गोल जो है मुख्यमंत्री का जो सीट है, अपने आप को कहीं देखते हैं वहाँ? देखिए, मैं भूपेंद्र भाई पटेल का एक मजबूत सैनिक हूँ और उनके साथ इसी प्रकार से आने वाले 5 साल एक कार्यकर्ता के रूप में गुजरात की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। और आने वाले 5 साल भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता के लिए, खासतौर पे सामाजिक हो, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, लॉ एंड ऑर्डर के सेक्टर्स है, सभी सेक्टर्स को साथ में मिला के और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आखिर में एक सवाल, MIM की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं आप लोग सुरक्षा नहीं देते, यहाँ रैलियाँ नहीं करने देते, मोदी मोदी के नारे लगवा देते हैं। ये मंच आपको इस वक्त दिया है हमने, कुछ जवाब आप उनको देना चाहेंगे? क्योंकि वो तो कहते हैं। देखिए, अब तो आपने अभी G20 देखा था, G20 के कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुए थे, मैंने तो देखे थे, आपने देखे थे? ओवैसी साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो भारत की धरती है। भारत की धरती में जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक मोदी मोदी के नारे आपको नींद में भी सुनाई देते, उसका हम क्या करें भाई? G20 में मुझे तो एक ये देश के युवा नागरिक के तौर से मुझे बहुत गर्व हुआ जब कई देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ पे मोदी मोदी के नारे जैसे ही माहौल मैंने G20 में देखा। तो ओवैसी साहब को अब समझ जाना चाहिए, ये तो भारत की धरती पे आप रह रहे हो, यहाँ पे तो मोदी मोदी के नारे सुनाई देंगे। अगर आप लंदन अमेरिका जाओगे, वहाँ पे भी मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो क्या वो हम नारे लगवाने जाते हैं? उन्होंने काम किया है तो नारे लगेंगे ही। लोगों के दिल में मोदी है, अब दिल में जाने के लिए अच्छे काम करने पड़ेंगे। वो ओवैसी साहब नहीं समझ पाएंगे ये विषय को। लेकिन ओवैसी साहब की सुरक्षा की अगर बात हो तो ये सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। गुजरात में जब वो आए, उनके प्रवास की संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उनको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचे, ये जिम्मेदारी हमारी। और ये राज्य में कोई भी राजनेता है, ये बंगाल थोड़ी ना है, यहाँ पे आओ, आप खुलेआम चुनाव के प्रचार करो, हम लोग बैठे। और मैं आपकी ओर से, मैं आपके माध्यम से ओवैसी साहब को कहना चाहता हूँ, आप कभी भी गुजरात में आइए, सुरक्षा की यहाँ पे कोई चिंता का विषय नहीं है। और यहाँ पे गुजरात में आने वाला हर एक व्यक्ति वो हमारा मेहमान है, हम उनका स्वागत करते हैं। मेहमानों को खाना हम जरूर से खिला लेते हैं, क्योंकि खाने के टाइम पे आओगे तो खाना खिलाते हैं। हम खाना खिलाते हो, अगर आप उसको ऐसा समझ लो कि ये घर मेरा है, तो ये आपकी भूल है खाली, बस, और सब आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्ष जी, आपने व्यस्त समय से हमारे लिए यहाँ पर थोड़ा टाइम निकाला और इलेक्शन बस सर पर है, तो बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी राम, देखिए, अगर आप गुजरात में बहुत घूमोगे तो आप भी रात को मोदी मोदी करने लगोगे नींद में, इसके लिए मैं आपको विनती करता हूँ तो फिर से एक बार मैं गुजरात में आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आपका गुजरात प्रवास बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।